अगर 1947 में पाकिस्तान ना बना होता तो हमारी तो बॉर्डर ईरान के साथ। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारता, क्योंकि उसका पुराना तजुर्बा वियतनाम का भी अच्छा नहीं है, अफगानिस्तान का भी अच्छा नहीं है, तो फिर जो अचीव वो करना चाहता है वो कैसे करेगा? भारत में मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से बयान दिए वो भी तो ठीक नहीं थे। चीन ने 400 अरब डॉलर की डील की ईरान के साथ 30 साल के लिए कि हम तेल उठाएंगे, और जैसे ही चीन ने रेलवे लाइन कनेक्ट किया बीजिंग से तेहरान, अमेरिका को अब लगा वक्त आ गया है। उन्होंने देखा कि अमेरिका में और विश्व में जो ईरानियंस हैं वो ईरान के बरखिलाफ है, तो शायद फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ईरान कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन। क्यों कहते हैं वो इस्लामिक? क्योंकि वो भी खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का। अगर इजिप्ट के बाद गाज़ा पट्टी थी 1967 तक, तो इन्होंने क्या किया? गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनी को क्यों नहीं दिया जो देते हैं? 30,000 फ़िलिस्तीनी को किसने मारा? ज़ियाउल हक ने मारा, पाकिस्तान में। हम इस तरह का जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसके लिए कितने तैयार हैं? क्योंकि अभी हम सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं है, पाकिस्तान नहीं, इधर चाइना भी है और अब बांग्लादेश भी नया एक दुश्मन तैयार हो रहा है। पता नहीं से चीन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, लेकिन दिख रहा है कि उसके भी मंसूबे हैं। दोस्तों, यूएस ईरान की लड़ाई हर दिन ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये जंग आखिर कहां जाकर रुकेगी। और आज इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब। संजय सर सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के हीरो रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर आज सियाचिन भारत के पास है तो उनमें एक बड़ा हाथ या बड़ा योगदान संजय सर का भी है। लगभग 40 सालों तक इन्होंने देश की सेवा की है और शौर्य चक्र से लेकर परम विशिष्ट सेवा मेडल तक तमाम बड़े सम्मान भी इन्हें मिले हैं। तो स्वागत करेंगे संजय कुलकर्णी सर का। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय हिंद, धन्यवाद। पर शुरुआत में मैं कह दूं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये फौज है, फौज में टीम होती है एंड टुगेदर एवरीबडी अचीव्स वॉर, टीम। तो ये श्रेय मेरे को देना गलत होगा। ये श्रेय एक मौका मिला, हम लोग वहाँ पे थे बस, पर वी मस्ट कीप इट टू दैट। एक सच्चा टीम लीडर फौज में एक टीम लीडर की स्पिरिट यही होती है। वो आपका बड़प्पन। वैसे फौज में हम लोग सब मिल करके करते हैं, और अगर श्रेय जाता है तो सबको जाता है। नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है और इस पर हम किसी दिन एक डिटेल में और बात करेंगे, उस वक्त के हालात क्या थे, सीन क्या थे। लेकिन आज चूंकि सारी दुनिया की नज़र यूएस और ईरान पर है और इजराइल वॉर पे है, और हम चाहेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज़ का, आपके तजुर्बे का फ़ायदा उठाया जाए। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि 16-17 दिन हो गए इस वॉर को, और कल हमने देखा, जिस दौरान हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कि ईरान की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर यूएस और इजराइल ने अटैक किया, और उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया। 7 कंट्रीज पे उसने मिसाइल अटैक किए। आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो गई है? क्योंकि लगातार उम्मीद कर रहे थे कि क्या चीज़ें थोड़ी ठंडी होंगी, क्या कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा। इससे तो नहीं लगता कि अभी बातचीत का रास्ता निकलेगा? नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ये वाकई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि कई बोलते हैं कि लारिजानी के मरने के बाद जिस प्रकार से उनके चीफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ख़त्म, उनके चीफ इंटेलिजेंस ख़त्म, उनका बसीज का टॉप जो कमांडर था वो ख़त्म, इनके बाद शायद एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर उंगली दे दी तो मधुमक्खियाँ जो है भिनभिना गई हैं और वो ऐसा ज़बरदस्त हमला करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ईरान जो है, वाकई इस पर कोई शक नहीं कि 19-20 दिन सब कोई सोचता था कि एक हफ्ता, अधिक से अधिक 4 दिन में ईरान तो घुटने टेक देगा। वाकई काबिल तारीफ़, और जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया, कोई शक नहीं कि साफ दर्शाता है कि ईरान तैयारी कर रहा था। ये सोचना कि ईरान अचानक, कुछ अचानक नहीं हुआ। ईरान लगातार, मैं कहूँगा कि पिछले 47 साल से धीरे 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 करके इस दिन की तैयारी कर रहा था कि उसके ऊपर हमला होगा, उसने अपने आप को किस तरह से बचाव करना है। लेकिन क्या ईरान जो है वो जोश है, जज्बा है, जुनून है, उस मनोबल के खुराक के लिए उसके पास मिसाइल्स हैं, ड्रोन है, पर हर चीज़ की सीमा होती है। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ऐसे मेरा मानना है कि ईरान को लग रहा है कि अब शायद ईरान बैकफुट पर आ गया है। खर्ग आइलैंड जिस प्रकार से उसका पूरा अमेरिका ने उसके कम से कम जो वहाँ पे स्टोरेज टैंक्स हैं, 30 मिलियन बैरल्स का स्टोरेज टैंक, उसको हाथ नहीं लगा है, लेकिन वहाँ के जो फौज
वहाँ पे थी, और बाकी जो भी उधर लोग 7-8 हज़ार लोग थे वो तो वहाँ पे है नहीं। तो तकरीबन खर्ग आइलैंड के ऊपर भी बातचीत सुनने को आ रही है कि शायद हमला करके अमेरिका उसको भी पकड़ ले। गैस जो टॉप मतलब 80% गैस जो ईरान लेता था, और उतना ईरान नहीं, 50% उसका तो इराक भी तेल गैस उठाता था, क्योंकि जो वहाँ पे बिजली का उत्पादन था इराक का वो इसी गैस के ऊपर निर्भर था। और ये गैस जो है वो कतर के साथ भी इनका एक संयुक्त था, तो उसमें भी उनको नुकसान है। कहा जाता है कि अमेरिका को भी लगता है कि मकसद अमेरिका का इस लड़ाई में था कि किस प्रकार से गैस और तेल के ऊपर कंट्रोल किया जाए। पोजेशन इम्पॉसिबल, पोजेशन तो लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड रखने बहुत मुश्किल है। चाहे ईरान की टॉप लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है, उसका एयर डिफेंस ख़त्म हो चुका है, उसकी एयर सुप्रीमेसी ज़ीरो है, मतलब न्यूक्लियर आपने देख ही लिया उसका क्या हालत है। मिसाइल्स और ड्रोन्स का भी तकरीबन 50 से 60% तक उसका तकरीबन समाप्त है, जो कुछ भी है उसका बचा हुआ है। हिजबुल्लाह के पास ऑफ कोर्स काफ़ी तादाद में रॉकेट थे जो बार बार इजराइल को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ईरान की अपनी अब समस्याएं बढ़ गई हैं। तकरीबन तेहरान खाली हो रहा है, पलायन लोग वहाँ से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से जनाजे में लाखों लोग रास्ते पे उतर रहे हैं, वो मनोबल को दर्शाता है कि ईरान का मनोबल ज़रूर ऊंचा है। पर मनोबल जैसे सिर्फ मनोबल क्या करेगा जब इतना सारा उसके ऊपर बरस रहा है, वो भी बरसा रहा है। ऐसे ये कहना कि ईरान ही मार खा रहा है, नहीं, वो भी मार दे रहा है। टेल अवीव में ज़बरदस्त नुकसान इजराइल का भी हुआ है, चाहे हम लोगों को पता नहीं चलता, पर कोई भी रॉकेट है जिस रॉकेट में 250 या इवन 100 किलोग्राम भी अगर एक्सप्लोजिव होगा तो नुकसान तो होगा, इसमें कोई शक नहीं, चाहे इतना प्रिसीजन से ना करते हों ईरान वाले, पर लेकिन कहीं पर भी गिरे, क्योंकि इजराइल एक 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, तकरीबन 1 करोड़ से कम की आबादी, तो पूरा ही भरा हुआ है। से कहीं पर भी देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो जाकर लगेगा और नुकसान तो होगा ही, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने ईरान ने, मुझे लगता है ये जो बाकी खाड़ी के देश हैं और वो खाड़ी के देश जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत, कटार, इनके ऊपर जो उन्होंने पलटवार किया, शुरुआत में अगर यूएस के बेसिस के ऊपर ये करते होते तो शायद ईरान के साथ सहानुभूति रहती। आज ईरान के साथ इस्लामिक देशों की भी सहानुभूति नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे हमला नहीं किया, उन्होंने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, जो यहाँ से वो गैस पैदा करते हैं, डिसैलिनेशन प्लांट पानी के लिए है, होटल्स हुए, पोर्ट्स हुए, एयरपोर्ट्स हुए, मतलब इतना सारा नुकसान पहुँचाना। और ये देश जो दूसरे महायुद्ध के बाद ही बने हैं, ये तो इनमें से तो 71 के बाद उनका जन्म हुआ है। बिल्कुल 1932 में तो सऊदी अरेबिया है, हाँ। और 1960 के आसपास कुवैत है, बाकी सारे देश 1971 और 72। हाँ। तो आप समझ सकते हैं ये देश ही पैदा तब हुए, और आज इतने रईस हैं, इतना पैसा है उधर कि सब कोई सोचता है दुबई में जाके बसूंगा, तो ये तो सोच सबकी है। तो ऐसी हालात में अगर आप उन देशों को भी बर्बाद करें जो दूसरे महायुद्ध तक ऊँटों पे थे और आज मर्सिडीज बेंज में है, तो उनका भी नुकसान हो रहा है। ईरान तो चलो मानते हैं एक बहुत पुरानी सभ्यता है, हाँ। पर वो सभ्यता है, और अरबी और फारसी ये दोनों अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग सोच, अलग अलग उनका रहन सहन, अलग बोलना, अलग सोचना, तो मिलते नहीं हैं। तो अब मुझे लगता है ईरान की जो सहानुभूति लेकर के ईरान चला था, वो सहानुभूति ईरान ने कहीं ना कहीं खो दी, और उसके कारण मुझे लगता है ईरान अभी परेशानी आएगी, क्योंकि सैंक्शंस 1979 से लगातार सैंक्शंस, उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ पे पानी की किल्लत, अब इंफ्रास्ट्रक्चर गया, रहने के लिए नहीं। आप देखते हैं कि तकरीबन 14 से 15 लाख रियाल $1, आप समझ सकते हैं कि कोई करेंसी, ईरानियन तो बोलते हैं कि अगर हमारे पास कार्ड नहीं होता तो हम बोरियों में पैसा ले जाते। तो ये हालत तो मतलब ईरान डेफिनेटली सिवाय मनोबल, उस मनोबल को अभी तक कोई गिरा नहीं सका है, बल्कि जितने इनके टॉप लीडरशिप मारी जा रही है उसमें उनका मनोबल और ऊंचा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है वो टूटने के लिए शायद अमेरिका इंतज़ार कर रहा है कि कब इनका मनोबल
टूटेगा, और जहाँ जिस दिन मनोबल टूटा उस दिन ईरान बिखर जाएगा। मुझे नहीं लगता ईरान ईरान रहेगा। लेकिन लेकिन संजय सर, उसी पर ये सवाल आता है जो आप कह रहे हैं कि मनोबल कब टूटेगा। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जब यूएस ने पूरा ये स्टार्ट किया, इजराइल ने किया, उनके दिमाग में कोई एंड रिजल्ट, एंड गोल तो होगा कि हमें ये अचीव करना है। सिर्फ ये तो नहीं होगा कि खामनेई को मार देना या बाकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर देना है। क्या ये भी यूएस के दिमाग में था कि जो उनके ऑयल रिजर्व हैं या जो गैस फील्ड है उन पर भी अपना कंट्रोल करना है? अगर कंट्रोल करना है तो बूट्स ऑन ग्राउंड होने चाहिए। लेकिन खुद मैं कल पढ़ रहा था कि यूएस का जो एक ट्रम्प को एडवाइस करते हैं, उस बोर्ड की एक रिपोर्ट ये थी कि अगर हमें वाकई बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने हैं तो तकरीबन 2 लाख फौजियों उतारने पड़ेंगे, और उसमें भी उनका एस्टिमेट ये है कि इसमें 18 महीने का टाइम लगेगा और 15,000 कैजुअलिटी हो सकती हैं। ऑब्वियसली यूएस इसके लिए तो तैयार नहीं होगा। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारता, क्योंकि उसका पुराना तजुर्बा वियतनाम का भी अच्छा नहीं है, अफगानिस्तान का भी अच्छा नहीं है, तो फिर जो अचीव वो करना चाहता है वो कैसे करेगा? देखिएगा, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक। जिसे हमने कहा कि इजराइल इज 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, ईरान इज 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल भारत से आधा। उसका टेरेन भी बहुत डिफिकल्ट है, 2 रेंजेस, और उस रेंज के बीच में ये बड़े बड़े शहर, तो बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। और उसके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं, चाहे ईरान में 60-65% लोग फारसी हैं, और बाकी अजरी हैं, कुर्द हैं, बलूची हैं, बाकी लोग हैं। तो इनकी भी तादाद तकरीबन 25 से 30-35% आबादी है। इनमें भी कई शिया हैं, कई सुन्नी हैं, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है। कोई पुराने ज़ोरास्ट्रियनिज़्म है जो हमारे भारत के अंदर पारसी कहते हैं, जैसे टाटा हुए, ये सब पारसी हैं, नारिमंद हुए, पालकीवाला हुए, गोदरेज हुए, ये सब पारसी हैं, मानेकशॉ हुए, ये सब पारसी हैं। तो ये भी भारत में हैं। चाहे वो अभी बम्बई में आप देखते हैं, मुंबई में कि ईरानी रेस्टोरेंट हैं, वो पारसी नहीं है, वो तो मुसलमान हैं, पर ईरान से हैं। तो ये जो आबादी, अलग अलग किस्म की आबादी, और तकरीबन 9 करोड़ की आबादी, जिसमें 1.5 करोड़ लोग तो सिर्फ तेहरान के अंदर ही रहते हैं। तो इतना अर्बनाइजेशन, इतना एडवांसमेंट, इतना पुरानी सभ्यता, तो ज़रूर ईरान को, और ये हम लोग सोचते हैं कि शायद अमेरिका ऐसे ही घुस गया होगा, एंड स्टेट नहीं सोचा होगा अमेरिका ने, ये हम लोग कह सकते हैं। पर एक फ़ौजी होने के नाते मैं आपको कह सकता हूँ कि कोई भी ऑपरेशन इस तरह का लॉन्च करने में पूरा 100% वॉर गेमिंग होता है। सबको मालूम है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अड़चने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब पहली गोली चलती है उसके बाद सारा आपका प्लान, सारी प्लानिंग साइड हो जाती है, सारी प्लानिंग एक तरफ हो जाती है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आपके पास कुछ भी हो, दे आर सम इम्पॉन्डेबल, जो बहुत मुश्किल होता है कि किस तरीके से, और ख़ासकर जो आप बात कर रहे थे वो मनोबल को लेकर के, शायद अमेरिका ने सोचा होगा मनोबल गिरेगा, मनोबल उनको लगा होगा कि उनके पास मोहम्मद रज़ा पहलवी का लड़का है, शायद उसका कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है। वैसे नहीं था। उन्होंने देखा कि अमेरिका में और विश्व में जो ईरानियंस हैं वो ईरान के बरखिलाफ़ है, तो शायद फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो बाहर हैं 1979 के बाद, उनका और ईरान से कोई लेना देना नहीं। उनकी सभ्यता, सोच और रहन सहन का तरीका अलग। ये जो ईरान के अंदर है वो तो आयतुल्लाह, इवन की पहलवी ने भी कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जा सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं वहां जाकर कोई परमानेंट एब्सोल्युटली, ऐसे हालात में। और ये ईरान जो है एक थियोक्रेटिक स्टेट, जैसे खोमेनी भी, उसके बाद तो खामेनी आए, अब तीसरे जो हैं वो तो खामेनी के लड़के हैं मुश्तबा, उनका भी मालूम नहीं है क्या हुआ है। तो इनका जो मानना है कि इस्लाम में पॉलिटिक्स जो है इज पार्ट ऑफ द रिलीजन, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र अलग है, एक राष्ट्रतंत्र अलग है, एक राजशाही थाट अलग है, और थियोक्रेसी अलग है। तो इसमें जो कंट्रोल है, चाहे वो सुप्रीम लीडर है, कंट्रोल तो उन्हीं का है, चाहे पेजेस्कियां राष्ट्रपति हैं, लेकिन देयर इज अ काउंसिल, 88 उनके रिलीजियस हेड्स हैं, गाइडेंस काउंसिल है, बाकी काउंसिल, सो ये सब मिल करके करते हैं। तो आज की तारीख में ईरान ने वो जो 12 दिन का युद्ध हुआ, अमेरिका ने जिस तरीके से इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करने की कोशिश, उसके बाद ईरान ने अपना सबक सीखा। शायद अमेरिका और इजराइल ने इतना नहीं सीख पाए जितने ईरान ने सीखा। ईरान को मालूम था कि ईरान के ऊपर हमला होगा और इनकी टॉप लीडरशिप मारी जाएगी। खामेनी जी को भी मालूम था कि वो भी
86 साल के हो चुके हैं, आज न कल वो मरेंगे, उनका लड़का ही बनेगा। वो तो उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरा लड़का नहीं बन सकता, बिकॉज वो तो नॉर्मल जो उनके बीच में जो बातचीत के द्वारा ही वो इलेक्ट करते हैं। तो उनके मालूम था जो उनके 31 प्रोविंसेस हैं, मुझे लगता है कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब उनको मालूम था कि अगर ये गया तो वो गया तो ये गया, मतलब सब कोई अब जो है इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि साइबर कुछ कम्युनिकेशन सब जाम हुआ होगा, पूरा उनके बैंक्स ख़त्म कर दिए होंगे इन्होंने, उनका जो कम्युनिकेशन चैनल्स है, चाहे कितने भी अंडरग्राउंड चैनल्स हो, म्यूचुअल हो, सब ख़त्म। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगातार 19 दिन से अगर आपके ऊपर बम बरस रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको मालूम नहीं मेरी जान कल जाएगी आज जाएगी, आपके टॉप लीडरशिप बार बार इधर उधर हर रोज़ इधर उधर कोई ना कोई मर रहा है, तो यू कैन इमेजिन दी मोरल। द नॉर्मल देश, एक नॉर्मल देश ज़रूर कोलैप्स हो जाता। पर ईरान जो बार बार कहता है हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, हम तो मतलब छोड़ेंगे नहीं, हम घुटने टेकेंगे नहीं, तो ये जो एक ईरान से देखने की बात है, ये वाकई काबिल तारीफ़, और इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने अपने आप को एक साबित किया कि हमें पसंद ना हो जो वहाँ पे जो भी थियोक्रेसी है, हम लोगों को शायद उसके बारे में ज्ञान नहीं है या हमें पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को, वो जो 9 करोड़ लोग हैं, वो तो एक ही झंडे के नीचे खड़े हैं। और वो बहुत बड़ी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप खड़े हैं, आपको मतलब आप यू आर डिस्ट्रॉयड बट यू हैव नॉट सरेंडर्ड। इट्स अ बिग थिंग, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मतलब इट्स नॉट इजी एंड टू स्टैंड अप टू अमेरिका। अमेरिका के पास आज क्या हथियार नहीं, आज चीन भी देख रहा होगा अमेरिका को और कह रहा होगा कि अगर अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जो चुन चुन के मार सकते हैं, तो मेरा क्या हाल होगा। चीन को भी लग रहा होगा, चीन को कोसोवो के बाद जो हुआ युगोस्लाविया में, उसके बाद से चीन को लगा कि अमेरिका तो बहुत आगे चला गया। हाँ। तब चीन आगे जाने की कोशिश करे। हाँ। इस लड़ाई के बाद तो चीन और भी घबरा गया होगा कि ये। लेकिन संजय सर, यहाँ पर दूसरा पक्ष भी है इसका, दूसरी साइड भी है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग ये भी तो देख रहे हैं कि जो यूएस का पूरा डिफेंस सिस्टम था, उसके बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, ईरान ने चुन चुन के उनको तबाह किए, बैटरीज को तबाह किए, रडार को निशाना बनाया, और इवन की मजबूरी में उनको साउथ कोरिया में जो उनका थर्ड सिस्टम था उसको वहाँ से अनइंस्टॉल करके वो यहाँ लेकर आ रहे हैं, हो सकता है यूरोप में जो वो भी लाएं। तो ये यूएस की वीकनेस भी तो दिखा रही है कि आप जब ईरान जैसी कंट्री के आगे, जो रशिया चाइना के मुकाबले कहीं नहीं है, अगर उसने आपकी ये हालत ख़राब कर दी कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उन मिडल ईस्ट कंट्री को जिनसे आप पैसे भी लेते हैं प्रोटेक्शन के, जिनको आपने कहा भी था कि आपका एग्रीमेंट भी यही हुआ था कि तुम पेट्रो डॉलर में डील करो, उसके बदले हम तुम्हें सुरक्षा देंगे अंदर से बाहर से, वो नहीं कर पा रहा यूएस, तो यूएस की इमेज को भी तो डेंट है ना। देखिए, अगर आप जो कह रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई भी है, और अमूमन ये एक तरीके से सोच भी है लोगों की, लेकिन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% नहीं हो सकता है। प्लस आप देखिएगा पैट्रियट्स हैं, थर्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनकी कीमतें देखिएगा, $1 अरब का एक सिस्टम है। और वैसे पैट्रियट्स है, जब फायर होते हैं इंटरसेप्टर, एक इंटरसेप्टर $3 मिलियन का इंटरसेप्टर है, और जो आपके मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो $20,000, $25,000, $1 लाख के होंगे। तो आप मतलब कितना भी करेंगे, इट इज़ नॉट अनलिमिटेड। और पैट्रियट सिस्टम जो है, तकरीबन अमेरिका ने पहले ही एक हफ्ते के अंदर 800 फायर किए, 800 इंटरसेप्टर्स फायर किए। क्यों फायर किए? अपने जो ये देश हैं इनको बचाने के लिए फायर किया। अमेरिका के ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अमेरिका तो बहुत पीछे, उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब अमेरिका आया है आपके नज़दीक और मार रहा है ईरान को। अगर आप समझ सकते हैं कि इतना खर्च, 800 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स अमेरिका ने फायर किए पहले 10 दिन के अंदर, 600 इंटरसेप्टर्स सिर्फ यूक्रेन ने फायर किए, और यूक्रेन की मदद के लिए यूएसए ने दिए 4 साल में। 4 साल में 600, और ये 12 दिन के अंदर 800। तो कीमत तो है, तकरीबन $3 अरब अमेरिका खर्च कर रहा है एक दिन में। एक दिन में किसके लिए खर्च कर रहा है? अपने इन लोगों, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मकसद अमेरिका का अलग है इस युद्ध में कि उसको तेल के ऊपर कंट्रोल चाहिए, और वो कंट्रोल क्यों चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पेट्रो डॉलर, ये पेट्रो डॉलर कब से, हेनरी किसिंजर ने जब सऊदी अरेबिया से अपना समझौता किया कि तेल आप बेचेंगे, हाँ। लेकिन आप
डॉलर में बेचेंगे। हाँ। अगर आप नेशनलाइज करके अपने अपने तरीके से करेंगे तो मंजूर नहीं है, तो उसके लिए जैसे सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। वो हुआ, होता रहा और सब जैसे ही अमेरिका को इस बात का आभास हुआ कि वेनेजुएला तेल बेच रहा है, 85% तेल चीन को बेच रहा है, वो तो स्विफ्ट सिस्टम से हट ही गया। मतलब डॉलर तो कुछ नहीं, मेरा पड़ोसी बेच रहा है किसको, चीन को 85% तेल, कौन से करेंसी में, उनके करेंसी में। मतलब वो, और चीन जो है वो विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब, 35 से 40% चीजें, छोटी दवा से लेकर के, सुई से लेकर के, बटन से लेकर के, जो मर्जी आप हवाई जहाज या कुछ भी मंगवा सकते हो चीन से। तो अगर वो नौबत चीन आपको दे रहा है और उसके बदले में तेल उठा रहा है, तो अमेरिका ने सोचा होगा मेरी क्या कीमत रही, ये तो बिल्कुल ही नहीं। वो जो मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन कहते थे, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और अमेरिका, कि यूरोप अमेरिका के बीच में ना आएगा, अमेरिका यूरोप अपने अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेंगे। ये तो डॉनरो डॉक्ट्रिन में तो डर लगने लगा, ये तो हमारे बगल में पनामा कनाल पे देख लीजिए, जिस प्रकार से चीन ने हटा, पर चीन ने अपने प्रॉक्सीज लगा करके वो कनाल करे, बोले खर्चा तो हमने किया और आप इसका फायदा आप उठा रहे हैं। वैसे ही जब चीन ने 400 अरब डॉलर की डील की ईरान के साथ 30 साल के लिए कि हम तेल उठाएंगे, और जैसे ही चीन ने रेलवे लाइन कनेक्ट किया बीजिंग से तेहरान, अमेरिका को अब लगा वक्त आ गया है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम तो डॉलर प्रिंट करते हैं। अगर हम डॉलर प्रिंट करते हैं, और सोने का भाव आपने देख लिया, अचानक 1,70,000 तोला, क्योंकि कोलेटरल तो है ही नहीं, वो प्रिंट कर रहे हैं, तो डॉलर प्रिंट हो रहे हैं। तो ये जो खतरा उनको लगा, अगर युआन, सारा सोना कौन उठा रहा है विश्व में, चीन उठा रहा है। मकसद कि हमारी जो करेंसी होगी उसका कोलेटरल भी है, सोना है, और उसके बदले में हम अपना पैसा, अमेरिका तो कुछ कर ही नहीं रहा। अमेरिका का डॉलर तो टॉयलेट पेपर बन जाएगा इस तरीके से। तो वो जो डर लगा अमेरिका को कि ये नहीं हो सकता, तेल, आप तेल लीजिए पर डॉलर पे लीजिए, ये अमेरिका की सोच। तेल की कोई कमी नहीं है, उठाइए, गैस ले जाइए, तेल पर डॉलर, क्योंकि उनकी वो 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 32 ट्रिलियन डॉलर आपका डेट, अगर आप उतना ही कर्ज में हैं जितना आपकी आमदनी, मतलब आमदनी 98 और खर्चा भी रुपया वाला हिसाब हो गया। ये जो हालत अमेरिका की हो रही थी, वो शायद अमेरिका को लगा कि अब वक्त आ गया है, डू और डाई सिचुएशन पे आ गया, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड संजय सर ये भी है कि आपने एक एनिमी जो चाइना है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने चलो ईरान पे अटैक किया, लेकिन इसका दूसरा साइड ये भी है कि एक तरफ यूएस का कंसर्न किया था जब उसने इंडिया को कहा कि तुम रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे, क्योंकि रशिया के पास जो पैसा जा रहा है उससे वो यूक्रेन वॉर में उसको मदद मिल रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो पूरी वॉर हुई है, अब यूएस खुद ही कह रहा है बाकी लोगों को कि रशियन ऑयल खरीदो, और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि रशियन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस वॉर का। तो आपने चाइना को कर्ब करना था, उसे दबाना था इस वॉर के थ्रू, लेकिन आपने तो रशिया को मजबूत कर दिया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता यूएस ने कैलकुलेशन नहीं की होगी कि इसका फायदा किसको होगा? देखिएगा, अभी जो कर रहा है यूएस, उसका मकसद यह है कि उसने भी अपनी इमेज, अपनी इसकी जो छवि है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं ईरान हैज बीन सक्सेसफुल इन वेपनाइजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर उसने वेपनाइज किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो कहीं ना कहीं यूएसए को लगता है कि अगर तेल जो है, जो लड़ाई शुरू हुई $70 पर बैरल, और आज अगर $108 पर बैरल, हो सकता है $150 पर बैरल, ईरान तो कह रहा है 200 तक हो जाएगा। अगर 200 तक मतलब उम्मीद, और हम लोग सोच रहे हैं कि जाएगा, इससे वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। पूरे विश्व में 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इस्तेमाल होता है एक दिन में, 100 मिलियन बैरल्स, जिसका इस्तेमाल यूएसए करता है 20, चीन करता है 16, भारत करता है 6। तो आप समझ लीजिए यही 3 देश हैं, कितना ले लिया, 42% तेल कौन उठा रहा है, यहाँ से नहीं, पूरे विश्व का कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये 3 देश। पूरे विश्व में 195 देश हैं, तो 58% तेल पूरे बाकी देश, और ये 3 देश मिलकर के 42% तेल उठा रहे हैं। और जिसके कारण इसलिए अमेरिका को लग रहा था कि अब अगर रूस भी बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो रूस तो जानता है, रूस ने जो करना था यूक्रेन में वो ले लिया, उसको अब कंसोलिडेट कर रहा है। यूक्रेन में जेलेंस्की ने सोचा कि अब मैं इस
का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ और एंटी ड्रोन सिस्टम दे करके, हाँ मतलब मैं अमेरिका के साथ खड़ा दिखूंगा, अमेरिका के बेसिस की मदद करने की कोशिश करूंगा। और मुझे वो क्या कह रहे हैं जेलेंस्की कि मुझे पैट्रियट्स दो, वो कह रहे हैं मुझे पैट्रियट दो। हाँ, उन्होंने बकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट हाँ, भी किया मैं जेलेंस्की ने 4,000 और 5,000 डॉलर के इंटरसेप्टर्स बनाऊंगा, आपको बचाऊंगा, आप मुझे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैट्रियट्स से थर्ड्स है वो दो मेरे को रूस से लड़ने के लिए। हाँ, तो जो हमारे दर्शक नहीं जानते, सर जो कह रहे हैं उसका बैकग्राउंड ये है कि जो शाहिद ड्रोन जो ईरान के हैं उसको काउंटर नहीं कर पा रहा एक तरह से इजराइल और यूएस, लेकिन यूक्रेन ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जो इस तरह के शाहिद जैसे ड्रोन है उसको काउंटर करता है। और यूक्रेन को मौका लग रहा है कि चूंकि शाहिद ड्रोन ने अपनी ताकत दिखाई है कि पूरी दुनिया में अपने एंटी ड्रोन जो है वो बेचे। सर उसी की बात कर रहे थे। और जेलेंस्की जैसे मैंने कहा कि एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया, ऐसा लग रहा है जैसे आदमी मार्केट या सेल करने के लिए करता है कि देखो ये हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम है, तुम इसे खरीदो। तो हर कोई अपना कहीं ना कहीं फायदा इस पूरी लड़ाई में देख रहा है। कोई भी ड्रोन है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो स्वॉर्म बोलते हैं, मतलब अगर आप अचानक आप 5 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, अगर 500 देखें तो इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और इंटरसेप्ट करने के लिए आपके जो इंटरसेप्टर्स हैं उसकी कीमत देखिए और वो जो आ रहा है उसकी कीमत देखिए, तो इट इज़ गेटिंग ऑफसेट। तो इसीलिए इस ड्रोन्स को कम से कम, अब जैसे लेजर्स हुए, $3 to $5 का लेज़र इजराइल बना रहा है, यानी कि एक ड्रोन को, नॉर्मल कमर्शियल ड्रोन जो आते हैं छोटे छोटे, अगर 500 आए, 500 में से 100 वैसे ही आए और बाकी जो 15 थे जिसमें एक्सप्लोजिव था उसमें 2 निकल गए और आपको डिस्ट्रॉय कर गए, बहुत हो गया। बिल्कुल, मतलब मकसद उसका वही है। दुश्मन क्या सोचता है कि जो आपने सोचा है, आपने थर्ड्स लगाए, आपने पैट्रियट्स लगाए, आपने दुनिया भर की हवाई जहाज से ठोकने की कोशिश की, ये सोचता है कि किस तरीके से मैं सस्ता से सस्ता बना दूं। वो तो एक ही को ठोक रहा है। अब आप देखिएगा ईरान ने जो जिस तरह से इजराइल पे बम्बार्डमेंट कर रहा है, क्लस्टर बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है। अब क्लस्टर बॉम्ब मतलब कोई भी आपने मिसाइल छोड़ी, वो मिसाइल 7 से 8 किलोमीटर फट गई, उसमें से 85-100 क्लस्टर्स निकले, हर एक बॉम्ब है, वो जाकर के पूरे इलाके में जाके फैल गए, जिसमें से 40% फटे, बाकी नहीं फटे, और वो बाकी बाद में लैंड माइन बन गए। मतलब आपने परेशानी खड़ी कर दी प्लस नुकसान भी पहुंचाया। तो ये जो सोच है, ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ निकलते हैं कि लड़ाई में किस तरीके से हम अपने एडवर्सरी को नीचा दिखाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, ये ईरान करने की कोशिश करे, वही दूसरा भी करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जरूर, जैसे आपने कहा, जेलेंस्की ने सोचा होगा कि बहती गंगा में मैं हाथ धो ले, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो कर रहे हैं। 4 साल से तो वो भी लड़ रहे, वो 5वें साल में वो भी चले गए, रूस से लड़ रहे। कौन सोच सकता था कि यूक्रेन जैसा देश इतने साल टिक जाएगा। पर चलो, हालांकि नेटो की बैकिंग है उसको, उनको 32 देश मदद भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 32 देश, पूरा का पूरा नेटो यूक्रेन के साथ खड़ा है, मदद दे रहा है, इसलिए वो रूस के साथ लड़ पा रहा है, नहीं तो इम्पॉसिबल। पर ईरान, मैं बार बार कहता हूँ, मानना पड़ेगा कि एक अकेला पड़ गया। चीन जितना भी कोशिश कर ले मदद इतनी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन को भी मालूम है सैंक्शंस लगेंगे तो फिर चीन का भी बुरा हाल होगा। रूस को ही शाहिद ड्रोन्स कौन दे रहे थे? ईरान ही दे रहा था। बिल्कुल। तो रूस की भी अपनी बंदिशें हैं, तो ईरान अकेला ही है, आज अकेला ही पड़ा हुआ है। पर 47 साल से जो तैयारी, तो ये जो सोचना कि ईरान तैयार नहीं था या ईरान को ऊपर युद्ध थोपा गया ना, ईरान तैयार था। ईरान को मालूम था कि ये हमारे ऊपर हमला करेंगे और हमने इस हमले को किस तरीके से लड़ना है, जबकि अमेरिका का टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। उस टेक्नोलॉजी को हमने काउंटर करके उनको सबक सिखाना है। वो भी तब जब आप पर इतने सालों से सैंक्शन भी लगे हुए हैं ना, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, किसी देश की हिम्मत नहीं है कि आपको मदद उस तरह से करे। यू हैव द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। आपके पास आप बेच ही नहीं पा रहे तेल, दे आर सेलिंग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे, वो भी बड़ी मुश्किल से इधर उधर से। पर उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ईरान पलटवार किया, काबिल तारीफ, कोई शक नहीं, पर उसकी भी सीमा होती है। मुझे लगता है अब ईरान को शायद थोड़ा कमजोर, दे विल नाउ फील द पिंच ऑफ द टेक्नोलॉजी ओवरटेकिंग। और चाहे हम लोग कुछ भी कहें, कैसा भी नैरेटिव कहें, मुश्किल तो होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पानी की किल्लत है। आपका डिसैलिनेशन प्लांट्स ईरान में भी ठुक रहे हैं, वैसे ही तेहरान में पानी की कमी थी, और फिर खाने की कमी।
मतलब बिजली नहीं होगी, उनका गैस प्लांट आपने उड़ा दिया, तो इजराइल हैज हिट द गैस प्लांट। अब तेल, अभी जो खर्ग आइलैंड में तेल है जिसमें 30 मिलियन बैरल हैं, 50 कंटेनर्स हैं, वो 50 वो दिखते हैं, वो तो सैटेलाइट के फोटो आते तो कंटेनर्स दिख ही रहे हैं, उनको अभी ठोका नहीं है। पर ट्रंप ने तो बोल दिया अगर ये ईरान अगर अपने बाज नहीं आएगा तो वो भी जाएगा और गैस भी जाएगा। बिल्कुल। संजय सर, इस सारे अब कॉन्टेक्स्ट में मैं भारत को भी लाना चाहूँगा, क्योंकि एक चिंता सभी लोगों की भी है कि जिस तरह की लड़ाई अभी हम देख रहे हैं कि सपोज ईरान जैसा एक देश है जिस पर इतने सैंक्शन लगे हैं, फिर भी उसके पास अगर शाहिद ड्रोन है, जैसा आपने कहा कि इस तरह की वो मिसाइल लॉन्च करता है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स निकलते हैं, जिसे काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग इस सब के बीच में भारत की बात कर रहे हैं। हम इस तरह का जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसके लिए कितने तैयार हैं? क्योंकि अभी हम सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं है, पाकिस्तान नहीं, इधर चाइना भी है और अब बांग्लादेश भी नया एक दुश्मन तैयार हो रहा है, पता नहीं उसे चीन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, लेकिन दिख रहा है कि उसके भी मंसूबे हैं। तो भारत की तैयारी कितनी है? बहुत वाकई ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये पूरे भारत में सबको खा रहा होगा कि क्या भारत तैयार है इस तरह के युद्ध के लिए। ज़रूर धीरे धीरे तैयारी, और भारत ने अपना जो प्रदर्शन दिया ऑपरेशन सिंदूर में, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन, इतना एयर डिफेंस, सब कुछ चीन 85% चीन का पूरा पाकिस्तान को दिया जाना, पाकिस्तान के पास अमेरिकन इक्विपमेंट का होना, और सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। और जिस तरीके से हमने अपने ब्रह्मोस इस्तेमाल करके, अपने S-400 को लगा करके, अपने आकाश तीर के द्वारा, अपने L-70 और जो भी एयर डिफेंस के सिस्टम हमने लगाए, इसको इस्तेमाल करके जिस प्रकार से 100 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेके, ये क्या दर्शाता है कि हम लोगों में भी वो जिज्ञासा और वो तैयारी रही है धीरे धीरे करके। लेकिन इस युद्ध को देखने के बाद बहुत ज़रूरी है, इसलिए रक्षा मंत्री ने 2047 का जो प्लान निकाला है कि भारत की फ़ौज किस तरीके से आगे तैयारी करेगी, किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग प्लस साइबर वॉरफेयर किस तरीके से इस्तेमाल होगा, किस तरीके से टेक्नोलॉजी प्लस कन्वेंशनल वॉर दोनों कमाएं। क्योंकि भारत के अंदर LAC और LOC दोनों के अलग अलग कई हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं, 19,000 18,000 से भी ऊपर ये हाइट्स हैं। आपने देखा कि गलवान के वक्त किस तरफ इधर रेतीले इलाके भी हैं। तो वी हैव अ वेरी, जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं, हाई ऑल्टीट्यूड भी है, नदियाँ भी हैं, सो मल्टीपल। बट हमें भी अपने आप को कन्वेंशनल वॉर को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है और यकीन करना है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उसके पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं गंवाने के, वो सब कुछ या तो अमेरिका से लेकर के आएगा या फिर चीन से लेकर के आएगा, ये दोनों मदद करेंगे उसकी। ये सोचना कि साहब अमेरिका इनकी मदद नहीं, हमने तो किसी के आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है भारत को। तो उस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है हमने अपने आप को आगे रखना। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, एब्जॉर्ब एंड स्टे अहेड। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपने एयरक्राफ्ट, अपने शिप्स, अपने सबमरीन, अपने स्मॉल आर्म, अपना एयर डिफेंस, अपना काउंटर ड्रोन, अपना काउंटर वॉरफेयर, सब कुछ अपना, और जिससे कि दूसरा कोई उसके अंदर ना आए। अगर आपको अपने इसका कोड मालूम है तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने दूसरे से लिया है तो वो कब बेच देगा या कब गद्दारी कर देगा आपके साथ आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन संजय सर, यहाँ पर लोगों की टेंशन, अगर मैं हमारी एयर सिक्योरिटी की बात करूँ तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो 42 के आसपास एयर स्क्वाड्रन होनी चाहिए और अभी शायद वो घट के 29 के आसपास आ गई हैं, और पाकिस्तान के पास 25 एयर स्क्वाड्रन है, चाइना के पास 50 है। तो ये लोगों को एक बड़ा चिंता लगती है, ख़ासतौर पर ये देखते हुए कि राफेल की उतनी तेज़ी से हमें जो है सप्लाई नहीं हो पा रही है। हम Su-57 जो है रशिया से ख़रीदना चाहते थे, इसका प्राइस भी काफ़ी ठीक है, लेकिन शायद US के प्रेशर में अभी हम ले नहीं पा रहे हैं। और अगर हम बगल में चाइना को देखते हैं, इधर पाकिस्तान को देखते हैं, उसके सामने अगर बात ले दे की आ जाती है कि अगर हम 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ती है तो क्या उसकी तैयारी हमारे पास है। और जब मैं सारी चीज़ें देखता हूँ तो लगता है कि कहीं नहीं है। और आज दुनिया 4.5 बनाकर बैठी है, 5 भी बनाकर बैठी है, और हमारे पास तो जो प्रोजेक्ट कावेरी था उसका कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पर। इवन कि तेजस को भी शायद हमने, वो भी अभी ठंडे बस्ते में ही है, क्योंकि उसके लिए हम US पे डिपेंडेंट थे। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता आपको दिखती है? देखिएगा, ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन ये कहना कि कोई अमेरिकन प्रेशर में काम करेगा या कोई, सी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज।
दे आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें मालूम है कि राफेल भी अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन सॉरी सर, मैं यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, पूरा मैं पोलाइटली डिसएग्री करता हूँ। नेशनल इंटरेस्ट तो परमानेंट होते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा ना कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट यूएस के प्रेशर में छोड़े भी। अगर मैं ऑयल बाइंग की बात करूँ या बाकी चीज़ों की बात करूँ, तो प्रेशर भी उतना ही रियलिस्टिक है जितना रियलिस्टिक नेशनल इंटरेस्ट है। ऑयल का क्या कह रहे थे? रशिया ने जब बीच में कहा कि नहीं खरीदोगे, फिर हमने देखा, डेटा भी था कि हमने कैसे कैसे बंद किया, फिर रशिया ने कहा चलो 30 दिन की परमिट देता हूँ, खरीद लो। नहीं, ये जो हम लोग सुनते हैं, जनरली हम लोग जो सुनते हैं, दिस इज एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल जो मीडिया में आता है कि यूएस ने हमको परमिशन दिया इसलिए हम खरीद पाए। अब यूएस ने क्या पूरे विश्व भर में परमिशन दिया? अब यूएस को परमिशन देने की जरूरत नहीं है, तो यूएस ही खुद बैकफुट पर आकर के बैठा। सो सब कोई देखिए जो जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो कभी कभी कुछ बोल देता है या कुछ ज़्यादा बोलता है, पर हम लोग मालूम है हम लोगों को या हमारी सीमाएं हमको मालूम है कि हमारी सीमाएं क्या है, और उस सीमाओं के बीच में हम लोगों ने अपना यकीन करना है कि आर नेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। उस मकसद को देखते हुए जैसे आपने कहा 42 स्क्वाड्रन की जगह हमारे पास 29 स्क्वाड्रन हो गए, पर धीरे धीरे करके अगर 42 स्क्वाड्रन में हमारे पास भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, राफेल इज 4.5 जनरेशन, धीरे धीरे करके हम बाकी मैक लाएंगे तो वो देयर ऑल्सो बी द 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन। इट टेक टाइम। इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे सिस्टम्स हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, ज़्यादा वक्त लगता है, थोड़ा नहीं, मुझे लगता है कई बार ज़्यादा वक्त लगता है, विच शुड बी कट डाउन। और धीरे धीरे करके इवन Su-57 और विद अदर एयरक्राफ्ट, अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन्स हैं, अपने नॉर्मल फ्रिगेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं, अपना इक्विपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर है, स्पेस है, इन ऑल फील्ड्स हम लोग कर रहे हैं। मे नॉट बी विद द सेम स्पीड विथ विच वी डिज़ायर, बट डेफिनेटली वी आर वर्किंग। हमें मालूम है कि हमने करना है, और हम ये भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे रुकावटें आ सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है इट्स अ वेरी वेरी हाई एंड टेक्नोलॉजी, कोई आपको देता नहीं है, कोई भी नहीं देगा। बिकॉज अगर आपको मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी, आप कोको कोला पीते हैं, आप दुनिया भर के आप हम लोगों ने अलग अलग बना लिए अपने, बट कोको कोला तो कोको कोला ही रहा ना, उसको क्यों पीने के लिए लोग जाते हैं? कि उसमें कुछ ऐसा एक चीज होगी विच यू कैन नॉट गेट इट। 99% आपको दे दिया उसने। मिसाइल है, वो सीकर नहीं देगा, वो सीकर है वो जो टारगेट को मारेगा, आपको पूरा मिल गया। अब सीकर में भी इन द एंटायर कॉन्टेक्स्ट में भी 5% ऑफ द एंटायर मिसाइल, बट सीकर इज द ओनली थिंग जिसके बाद दिमाग है वो टारगेट को मारता है, वो नहीं देंगे वो, बाकी सब कुछ। लेकिन रशिया तो शायद Su-57 के लिए रेडी था कि मैं टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकता हूं, मैन्युफैक्चरिंग भी होएगा, हाँ। मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इट इज विद रशिया, विद फ्रांस, ये होएगा। एंड वी हैव टू ऑल्सो रादर ग्रो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। जब तक हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग अपने लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी, और बहुत ज़रूरी है, वी मस्ट ऑल्सो बी ट्रू टू आवरसेल्व्स, वी कैन नॉट कट पेस्ट। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो आपने खुद बनाने की काबिलियत होनी चाहिए, एंड बगैर किसी के मदद से। जहाँ पे आपने पूरे चिप बोर्ड में एक चिप सोचा कि मैं उधर से लूँगा बाकी मैं बना, वो चिप नहीं मिलेगा आपको, वो ही रह जाएगा, और जिसके कारण पूरा जैसे सेमीकंडक्टर के मामले में होता है। बिल्कुल अभी हम लोग बना रहे हैं अपने सेमीकंडक्टर्स। आप समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर बनाना, आपका बाल हाउ मेनी माइक्रॉन्स एंड वो कैसे, सो इट इज वक्त लगता है, पर भारत कम से कम राइट लाइन पर है, दिशा में है। एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी में वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करना, प्लस वो एक माहौल पैदा करना। आप देखते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में जब आप बाहर जाएंगे, इट बी सो नीट एंड क्लीन, सो नीट एंड क्लीन, मतलब पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरे दरवाजे के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सब कपड़े कुपड़े डाल करके, कुछ भी आपको धूल नहीं दिखेगी। तो वो उस तरह का हमारे यहाँ पे हमको लगता है खर्चा है, हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं, बट प्रोडक्ट इज समथिंग विच नीड्स ऑल दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो हैं, हम रास्ते पर हैं, ठीक रास्ते पर हैं, और उम्मीद करते हैं कि देखेंगे 2047 तक अगर वी आर द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी हैव टू मेंटेन टू बी द 3rd लार्जेस्ट एंड मेंटेन एंड ग्रो। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और नंबर 2 वाला $25 ट्रिलियन नहीं हो सकता है। अगर नंबर 2 $25 ट्रिलियन पर है तो वो 40 जाएगा, तो हमने कम से कम 20 पे तो जाना है। देन 5 और 6 में बोलेंगे हम 3rd है, इट विल नॉट वर्क। सो इफ दे आर growing by 2047, if China becomes $50 trillion, we also must at least grow to become $20 to $25 trillion. अगर हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, then we can say yes, we have arrived.
यस वी हैव बीन एबल टू डू इट, और उसके लिए प्रयास हो रहा है। हाँ, उसी के लिए सब प्रयास हो रहा है कि नंबर 3 मीन्स विथ प्राइड, नॉट विद द गैप विच इज सच ए ह्यूज गैप। मतलब आप 40% लाके क्लास में थर्ड नहीं आ सकते। नहीं, बिकॉज आप चीन, इफ इट इज $25 ट्रिलियन एंड अमेरिका इज $30 ट्रिलियन, अमेरिका को डर लगने लगा ना, डर लगने लगा कि चीन जिसको उसने उभारा, उसको इंटरनेशनल मार्केट में लाया, उसको बड़ा बनाया, और वही आज उसको आंख दिखाने के लिए खड़ा हो गया। तभी वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया को ऐसे बड़ा नहीं होने दूंगा, ऐसे चाइना को होने दिया। तो चाइना भी बनने नहीं देगा हिंदुस्तान को। तो हमने, भारत ने अगर अपने बलबूते पे बनना है, आत्मनिर्भर होना है, तो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू चेंज, ऑल ऑफ अस हैव टू चेंज। और वो हर एक में वो भावना आनी चाहिए कि मेरा देश है, और वो भावना सब में आनी चाहिए। देश के लिए देश शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। जहाँ देश हुआ, देश सर्वप्रिय, बाकी सब एवरीथिंग एल्स, खाना पीना ये वो अनबन होए, बातचीत ना, वो सब मंजूर है, बट देश के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। अगर वो उद्देश्य से भारत चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। इस देश में किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ब्रिलियंट पीपल, ब्रिलियंट रिसोर्सेस, ब्रिलियंट एब्जॉर्प्शन, लेकिन अंदरूनी जो एकता है वो बहुत, उसकी आने की जरूरत है। बिल्कुल। संजय सर, एक और बड़ा सवाल जो है वो है इंडिया की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में स्टैंडिंग को लेकर, डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग को लेकर, और ख़ास तौर पर ईरान के साथ। एक तरफ हम देखते हैं कि ईरान से हमारे ताल्लुकात रहे, हिस्टोरिकल रिलेशन भी रहे, चाबार पोर्ट में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी सभी को पता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमने देखा कि जब खमैनी का असैसिनेशन हुआ तो भारत की तरफ से 5 दिन तक कुछ नहीं कहा गया, फिर विक्रम मिस्त्री साहब भी गए तो अफसोस किया गया, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन फिर हमने देखा कि हम डिपेंडेंट भी हैं गैस को लेकर ईरान के ऊपर, हमने रिक्वेस्ट भी किया हमारे कुछ टैंकर से कि इनको आने दो। तो आपको नहीं लग रहा कि इंडिया बड़े मुश्किल एक हालात में है, क्योंकि इजराइल के साथ भी उसके एक दोस्ताना संबंध है? ठीक है, हम ऐसा भी कुछ नहीं करना चाह रहे कि इजराइल को लगे हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। फिर हमने देखा कि हमने ईरान को दवाइयाँ भी भेजी हैं, फिर ईरान ने कहा कि वो जो हमारे 3 शिप हैं जो तुमने वहाँ रोक रखे हैं उसको जाने की इजाज़त दे दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत ही मुश्किल से हालात में। आप कैसे देखते हैं, हम कैसे मैन्यूवर कर रहे हैं सिचुएशन में? जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज विद अ परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और क्योंकि भारत भी एक पुरानी सभ्यता है, और कई इसमें देखा जाए तो ईरान से भी पुरानी सभ्यता है। चाहे ईरान कहता है कि हम ज़्यादा पुरानी सभ्यता है, लेकिन ईरान तकरीबन 3200 साल पुरानी सभ्यता। हम अपने 5000, कोई 8000, 10,000 भी बताते हैं, 10,000 तक जाते हैं हम लोग। बट ऑल सेड एंड डन, दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने संबंध हैं वहाँ से। जैसे हम लोगों ने कहा कि जब वहाँ पे मज़हब का परिवर्तन हुआ और ज़ोरास्ट्रियनिज़्म गया और इस्लाम आया, तो वहाँ के लोग जो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे वो भारत में आए, और भारत में वो सेटल हुए, और अपने आप को आज भारत के अंदर पारसीज हम उन्हें कहते हैं, जिनकी तादाद 60,000 लोग है भारत के अंदर, और सब पदों पर हैं। तो एक कनेक्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर 1947 में पाकिस्तान ना बना होता तो हमारी तो बॉर्डर ईरान के साथ थी, है कि नहीं? क्योंकि आज बलूचिस्तान की बॉर्डर तकरीबन 902 किलोमीटर ईरान के साथ है, अफ़गानिस्तान की 921 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ है। तो अगर पाकिस्तान ना बना होता तो हम तो इनके साथ थे नहीं, तो हमारे पड़ोसी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के पड़ोसी होते हुए पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास गया है और मार खा रहा है, बलूचिस्तान में मार खा रहा है, तालिबान से मार खा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं मालूम है उसने क्या करना है। पर भारत को मालूम है कि भारत ने सबके साथ संबंध, ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छे रखने, और संबंध अच्छे रखने में इसीलिए ही उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब अपने फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हैं तो अपने शिप्स आ रहे हैं ना, भारत के अंदर हम लोग अफवाहें फैला दी, गैस नहीं मिल रहा है, 2-2 4-4 सिलेंडर लेकर के होर्डिंग शुरू कर दिया। गलत हुआ, अब आ ही रहा है, गैस आ रहा है, क्योंकि भारत भी अपना गैस का 50% भारत के अंदर बनाता है, और बाकी 50% का 80% कटार से आता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो कटर ने तो बंद ही कर दिया बनाना, तो उसकी फैक्ट्री शुरू होने में कोई बोलता है 4 घंटे, कोई बोलता है 4 दिन, और कोई बोलता है 4 हफ्ते। मतलब अगर आज लड़ाई ख़त्म होती है और कल फैक्ट्री खुलती है तो 4 हफ्ते के बाद में, तो लॉजिस्टिक में तो वक्त लगेगा ना। तो आ रहा है, मतलब यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद एवरीबॉडी। और चाबहार जैसे अब इसके बावजूद भी जिनकी हत्या हो गई सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी जी की, तो उन्होंने भी तो कश्मीर को लेकर के और
भारत में मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से बयान दिए वो भी तो ठीक नहीं थे। तो उन्हें भी मालूम है, चाहे वो उन्होंने अपने एक धर्म गुरु होने के नाते दिए होंगे, वो मैं नहीं क्या उसके बीच में पढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने भी उस वक़्त क्यों नहीं सोचा ये भारत और ईरान की पुरानी सभ्यता है। तो इस तरह के बयानबाजी करने से और उकसाने से या इस तरह के कहने से वो भी बच सकते थे। तो लेकिन उन्होंने अपने जो भी उनका कंपल्शन होगा उन्होंने कहा। इज़राइल के साथ काफ़ी साल तक हमारे संबंध नहीं थे और अब हमारे संबंध इज़राइल के साथ अच्छे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। ये नहीं कि वो यहूदी हैं और हम एक सेक्युलर देश है इसलिए ऐसे नहीं। टेक्नोलॉजिकली इज़राइल बहुत आगे है और जब टेक्नोलॉजिकली हमने देखा कि कई एक युद्ध में जब पूरा विश्व हमारे ऊपर हमें देने की कतरा रहा था या नहीं दे पा रहा था या देने में डिले कर रहा था, इज़राइल आगे आया, कारगिल युद्ध में भी आ गया है और उसने हमको वो टेक्नोलॉजी दी जिसके कारण हम टारगेट्स एंगेज कर सके। तो ये जो एक भाईचारा है इज़राइल के बीच में और भारत के बीच में, भारत और ईरान के बीच में, ये भाईचारा है और सब कोई जानता है, सब कोई जानता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहा 65 की युद्ध में, 71 की लड़ाई में, कई बार उसके बाद भी। 71 की लड़ाई में तो अपना 7th फ्लीट ये जो अभी पाकिस्तान के लिए खाड़ी के उनके मदद के लिए जा रहा था। तो कोई किसी का ऐसे नहीं, कई बार अच्छे अच्छे देश जो हम आज हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो भी जब लड़ाई खड़ी होती है शायद अपने मज़हब को लेकर के और ही कहीं खड़े हो जाते हैं। तो ये तो उनका है, बिकॉज दे मे हैव देयर ओन कंपल्शन। बट भारत जो है अपने तरीके से सबके साथ संबंध अच्छे रखता है। मकसद ये है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, टर्की में जब ज़बरदस्त भूचाल आया, हमारे लोग गए ना उधर, अब वहाँ की जो औरतें थी किस प्रकार से आपने फ़ोटो देखे, हमारे डॉक्टर्स जो लेडी डॉक्टर्स गई किस तरह के झप्पी पा करके खुश हुए कि ये भारत ने आकर के हमारी मदद। वैसे ईरान में भी जाते हैं, ईरान में भी अर्थक्वेक साथ है, हम लोग जाते हैं, ईरान को भी अभी दवाइयों की ज़रूरत है, हम दे रहे हैं। तो वी गिव, मतलब जहाँ पे मानवीय एक आता है, वी आर ऑलवेज हेल्पफुल। लेकिन सर एक चीज़ मुझे ये बताइए, यहाँ आपने टर्की का एग्जांपल लिया, मैं उसी टर्की की बात करता हूँ, लेकिन हमने ये भी देखा कि एक उम्मा फैक्टर भी है ना मुस्लिम कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर, कि हमने टर्की की मदद की जब वहाँ भूकंप आया, बावजूद इसके जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो टर्की खुल के पाकिस्तान के साथ था। उसके बाद टर्की की तरफ से कई ऐसी चीज़ें कही गई, लग रहा था कि वो इंडिया को लेकर उस तरह या तो हॉस्टाइल कह तो खैर ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुका देखा, है ना। उसी तरह बांग्लादेश के साथ भी हमारे शेख हसीना जब तक थे अच्छे संबंध थे, लेकिन हमने देखा कि जब मोहम्मद यूनिस आए कि अगेन उन्होंने भी एक आइडियोलॉजिकल लाइन ली और भारत का विरोध किया। यही चीज़ हमने मालदीव के केस में भी देखी। मौजू से हमारी मालदीव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मौजू अपनी पॉलिटिक्स लेकर आए। तो ये इस तरह की चीज़ों से भारत एज ए कंट्री कैसे डील कर सकता है, जहां हमारी किसी कंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ रिलीजियस लाइन पर वो या तो पाकिस्तान के साथ चले गए या भारत के खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं ये जो कंट्री है तो मतलब ये तो हिंदू कंट्री है, ये हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, इससे कैसे भारत डील कर सकता है? देखिए ये जितने भी देश हैं, हर एक इसमें वो कहते हैं डीप पॉकेट्स। आज चीन के डीप पॉकेट्स हैं, चीन की ज़बरदस्त इकॉनमी चल रही है, पूरा बोलबाला है, वो दे भी सकता है, चाहे वो उसको वुल्फ वॉरियर को जैसी भी कहो, बट चीन पैसे देता है, कैसे लेता है। श्रीलंका ने देख लिया, हम्बन टोटा खो दिया। अब पाकिस्तान ने देख लिया, ग्वादार खो दिया, बिकॉज ग्वादार में वो आए थे किसी मकसद से, लेकिन पैसे नहीं दे पाए चीन के वापस, तो वो भी गया, लीज पे चला गया। वैसे हम्बन टोटा भी गया, मालदीव्स भी गया। तो ये जो नॉर्मल है, इन देशों को इस बात का एहसास है कि भारत जब डील करता है इनके साथ, इस तरह की हिडन एजेंडा नहीं है। हाँ। बाकी देशों के हिडन एजेंडा होते हैं उस देश से जब वो काम करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, अपनी तरक्की की ओर देखो, बाकी बाद में देखेंगे। उनको भारत के पुराने सभ्यता और पुरानी दोस्ती बाद में याद आती है। इसलिए आप देखते हैं बांग्लादेश हुआ, अब देखिए बांग्लादेश की डिपेंडेंसी देखिए हिंदुस्तान के ऊपर, और भारत के साथ डिपेंडेंट होने के बावजूद भी, 71 की लड़ाई में इतनी मदद करने के बावजूद भी वो पाकिस्तान के साथ गया, जिसने लाखों बांग्लादेशी औरतों का किया। बिल्कुल। अगर इसके बावजूद भी अगर बांग्लादेश को लगता है कि मज़हब को लेकर के उसने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, तो वो गलत है। गलती बांग्लादेश कर रहा है ना। हाँ। अगर ये सोच कर कि 4000 किलोमीटर का उसका बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ है, तो 200 किलोमीटर म्यांमार के साथ है, वो भी म्यांमार उसको नज़दीक नहीं आने देगा,
क्यों, रोहिंग्या तो वहीं से आ रहे हैं ना। तो बांग्लादेश ने समझना है, पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आए उस वक्त उस कट्टरता को लेकर के और मज़हब को लेकर के, तो नुकसान उसका हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि तारिक रहमान के साथ अपने रिश्ते अच्छे रहेंगे और दोनों देश, मैं कहूँगा पड़ोसी हमेशा पड़ोसी रहेगा, जैसे कहते हैं कि पड़ोसी को तो बदली कर नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान जो है 1947 से लेकर के आज तक और उससे पहले भी, जब से आई वुड से मुस्लिम लीग खड़ा हुआ तब से लेकर के आज तक वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं वो अलग है। पर तुर्की को लेकर के कई बार आश्चर्य होता है कि कमाल अतातुर्क रहमान, जिसके नाम पर हम लोगों ने रास्ते बनाए हैं, दिल्ली में रास्ता है कमाल अतातुर्क, उसको छोड़ करके एर्दोगान हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक रैडिकल, कि अपने एक मज़हब को लेकर के, जहाँ से तुर्की के अंदर भी शायद आक्रोश हो रहा होगा, बिकॉज तुर्की ही एक ऐसा इस्लामिक देश है जो नेटो का सदस्य है। नेटो के 32 सदस्यों में तुर्की अलग है, बाकी तो सब 31 तो अलग देश है। तो उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि तुर्की जो है कहीं ना कहीं मज़हब के तौर पर जो लीडरशिप को लेकर के, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो पहले महायुद्ध के बाद ढह गया और तुर्की का बना कमाल अतातुर्क के नीचे, वो भी सोचता है कि मैं भी खलीफा बनूंगा इस्लामिक वर्ल्ड का। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना होने के नाते उनको लगता है हम खलीफा हैं, और इधर ईरान को लगता है एक शिया होने का कि हम खलीफा बने। तो ये जो लीडरशिप की लड़ाई है इन तीनों के बीच में, जहाँ पे शायद ईरान, इसलिए ईरान ने हमास को खड़ा किया, हिजबुल्लाह को खड़ा किया, हुदी को खड़ा किया, इराक के इनको खड़ा किया, सीरिया में खड़ा किया, क्यों? इसीलिए अब क्या ये सारे के सारे शिया है या सारे के सारे सुन्नी है? हमास तो सुन्नी है, हमास सुन्नी है, हिजबुल्लाह शिया है। तो ईरान भी अपने हद से बाहर जा कर के एक इस्लामिक सोच को लेकर के, इसलिए हम बार बार क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन, हम कहते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन, ईरान नहीं कह रहा, ईरान कहता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। क्यों कहता है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन? क्योंकि वो भी खलीफा बनना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का, उसमें वो सब इकट्ठे हैं, कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, इस्लामिक मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने हमला किया, हो गई ने फूट। अब ये सारे के सारे देश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, यूएई, कतर, ये क्या कह रहे हैं, मारो ठोको ईरान को, कह रहे हैं अभी, क्यों ठोको, क्यों? इसमें लेकिन सर एक दूसरी बात भी जो आप कह रहे हैं, हम डिस्कशन को एंड में लेके जाएंगे तो अगेन फिर उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब जो मिडल ईस्ट में जो अटैक किया है ईरान ने, है ना, और आपने कहा कि उनके जो चीफ हैं सभी कह रहे हैं कि इनको ठोको, लोगों का कहना है कि वो तो वहाँ पर जो शाही घराने हैं, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जो असल में अगर आप जनता की बात करें तो उनका सेंटिमेंट ईरान के साथ है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये, इस पर हम बात नहीं करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इन मिडल ईस्ट देशों ने देखा यार हमें तो इसलिए सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि हम तो यूएस के फ्रेंड हैं या यूएस के यहाँ पर बेस हैं। आपको क्या लगता है कि लड़ाई जब भी 5 या 10 दिन बाद रुकेगी, तब क्या ये जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, क्या इनके अमेरिका से वैसे ही रिश्ते रहेंगे? क्या अमेरिका दोबारा वहाँ बेस बनाएगा, या ये लोग नए सिरे से सोचेंगे कि नहीं यार हम अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसके चलते हम इतना सफ़र करना पड़ा है, और जब बचाने की बारी आई तो अमेरिका उस तरह से हमें नहीं बचा पाया। इन संबंधों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो देश हैं जिससे हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले, ये तो ऊँट पे थे ना। हाँ, दूसरे महायुद्ध तक तो ऊँटों पर थे ना, जब तक तेल नहीं मिला। बिल्कुल। 1908 में तेल पहली बार सुलेमान में, ईरान में पाया गया। उस वक़्त ही जब तेल पाया गया, इराक के अंदर इस तेल को इस्तेमाल करते थे सड़क बनाने में। इनको मालूम ही नहीं था ये हाँ। उनके पास क्या है। पहले महायुद्ध में फिर जब लड़ाई हुई उस पर थोड़ा बहुत, दूसरे महायुद्ध में तेल का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद तेल का पता चला लोगों को कि ये तो बहुत ज़बरदस्त है, इससे दवाइयाँ भी बनती हैं, कपड़े भी बनते हैं, टायर भी बनता है, और इस्तेमाल भी होता है, एनर्जी, बिजली भी पैदा होती है, सब कुछ, ये तो ब्लैक गोल्ड है। और उसके बाद इस बात का एहसास हुआ। तो ये जो खाड़ी के देश हैं, जैसे हम लोग कह रहे थे, बहरीन हुआ, आपका कतर हुआ, आपका ओमान हुआ, ये तो 71 और 72 के बने हुए देश हैं। ये कौन से देश पहले के थे? ऑटोमन एम्पायर जब कोलैप्स हुआ उसके बाद ये धीरे धीरे बने। कोई ब्रिटिश मैंडेट में गया, कोई फ्रेंच मैंडेट में गया, और ब्रिटिश मैंडेट में इजराइल बना। तो ये सारे देश तो बाद में अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा सऊदी अरेबिया और बाकी देशों ने हाथ मिलाने की कोशिश की इजराइल के साथ, जिससे हमारे संबंध अच्छे रहे। इजराइल में गाज़ा पट्टी किसके पास थी? 1967 तक गाज़ा पट्टी किसके पास थी? इजिप्ट के पास। बताइए,
अगर इजिप्ट के पास गाज़ा पट्टी थी 1967 तक, तो इन्होंने क्या किया गाज़ा पट्टी में, फ़िलिस्तीनी को क्यों नहीं दिया जो देते हैं। तो ये जो बार बार आता है, वेस्ट बैंक किसके पास था, जॉर्डन के पास था। जॉर्डन में जाकर के 30,000 फ़िलिस्तीनी को किसने मारा, ज़ियाउल हक ने मारा, पाकिस्तान ने मारा, ब्लैक सितंबर, एक ब्रिगेडियर होने के नाते। 71 की लड़ाई इधर नहीं है, वो 72 में उधर बैठा हुआ है, ट्रेनिंग करा रहा है जॉर्डन की। और जॉर्डन के जो क्राउन है उसकी बीवी कौन है, सुहरावादी के घर की लड़की, बताइए आप। उसने जियाओ को बनाया और उन्होंने, परिवार ने जियाओ को राष्ट्रपति भी बनाया। तो ये जो खेल खेलते हैं ये एक दूसरे के साथ में, तो ये मारे जाएंगे, खेल नहीं खेल सकते ना। तो ये जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जो ये देश हैं ये कहेंगे कि अमेरिका को हम विश्वास नहीं रखते या विश्वास हो नहीं सकता। बनाया किसने उनको? आज अगर वो इस तरह की वहाँ पे एक रईसी नज़र आती है और पैसा दिख रहा है, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, अबू धाबी में इतने बुर्ज खलीफा के जैसे बड़े बड़े ह्यूज अपार्टमेंट बने, ये किसके बलबूते पे बने हैं? बिल्कुल तेल है ना। हाँ, तेल है, और उसके बाद यूएस ने जिसका डॉलर मिल रहा है, जिसका वो अमेरिका भी तो कोई दूध का धुला नहीं है। अमेरिका दूध का धुला नहीं है। अमेरिका भी पैसे के इसलिए करता है, उसके भी डिफेंस इंडस्ट्रीज लॉबी में लगे हुए हैं, उन्होंने भी उनको दिया है पैट्रियट्स और थर्ड, जो बाकी लोग खरीद नहीं सकते वही खरीद सकते हैं, पैसा तो उन्हीं के पास है। और यहाँ पे तो कोई लोकतंत्र नहीं है ना। हाँ। ये जितने देश हैं, कोई इलेक्शन है, ये तो राजाशाही है, सब जो बैठे हैं वो तो बाय हेरिडिटरी जो रूलर्स हैं वही हैं। तो सर ये बताइए, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये अगर चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है, जो मोस्ट लाइकली हो भी सकता है कि इनको लगे यार हमने यूएस तो कुछ नहीं कर पाया, चाइना पर भरोसा करके देखते हैं, और पेट्रो डॉलर में चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अभी ईरान ने कहा भी कि वही शिप यहाँ से जा सकते हैं जो युआन में डील करेंगे, डॉलर में नहीं। ईरान ने अपना एक्सटेंडिंग दी। अगर ऐसा होता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ता है, यूएस को पूरी तरह से एक तरह से बेदखल कर दिया जाता है, हालांकि कहना बड़ी जल्दी है, तो ये यूएस की जो हेजेमनी है पूरी दुनिया में, आपको नहीं लग रहा कि सबसे बड़ा थ्रेट उसी को होगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, देयर इज सम ट्रूथ, कुछ सच्चाई तो है जो आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हम चीन के ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं कि चीन नहीं होएगा इस तरह? चीन वॉज अ कम्युनिस्ट स्टेट। और कम्युनिज्म में जब तक मैं फौज में आया 1977 में, और जब मैं मिलता था चीनियों को, वो तो बंद गले का कोट डाल के खड़े होते थे। आज चीन वैसे दिखता है क्या? कौन दिखता है आपको माओ से तुंग के बंद गले के कोट में? नहीं दिखते ना, सबके सब हो गए। चीन खुद बोलता है रईस होना कोई ये नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। क्यों बोलते? नहीं तो वहाँ पे तो कम्युनिज्म है ना, सबको बराबर बांटो, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। उससे बचने के लिए अमेरिका घुसा चीन के अंदर, पर चीन ही बदली हो गया। चीन ही बदली हो गया। मतलब चीन ने, आप चीन को देखिएगा या अमेरिका को देखिएगा, दोनों की प्रॉस्पेरिटी देखिएगा, एक जैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आगे ही चला गया चीन। कई यूरोपियन कंट्रीज आगे दिखता है, किसी में कोई। तो ये जो सोचना कि ग्रे और बंद गले का कोट खत्म ना, तो ये जो सोच से हम लोग चलते हैं। चीन ने मध्यस्थता की ईरान और सऊदी अरेबिया को नज़दीक लाने में, जिनके दोनों दुश्मन की मध्यस्थता किसने की? चीन ने की। कतर के ऊपर हमला हुआ, किसने किया? तो ये जो दोनों एक दूसरे के इसमें पर हमला भी हो रहा है एक दूसरे, और चीन मध्यस्थता कर रहा है। जो अपने सोचता है अमेरिका कि मैंने इनको बनाया, चाहे मैं कहे जैसे भी कहे, अमेरिका को लगता है कि उसका हाथ इस पूरे इलाके को बनाने में है, चाहे वो इजराइल की सेफ्टी के हो, सिक्योरिटी के लिए हो, कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो इजराइल को लगता है उससे दूर हो जाए, वो डरना रहे, जिसके कारण अब्राहम भी अकॉर्ड हुआ, सब कुछ किया अमेरिका ने। लेकिन अगर चीन उधर कदम रखता है, फुटहोल्ड, तो ऑब्वियसली अमेरिका जितने इतने सालों से, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के बाद इससे पहले कौन था? यूके। मतलब एक देश ने दूसरे देश को, अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया, भाई हम तो अब हमारे बस की बात नहीं है, आप ही संभाल सकते हैं। तो अमेरिका ने संभालना शुरू किया पूरा का पूरा। अब उस इलाके में कोई दूसरा आएगा, अगर ईरान इस तरह की कह रहा है कि हम अब तो युआन वाले, तेल वाले ही को जाने देंगे, इसका मतलब चीन का वहाँ पे बोलबाला है, चीन का कुछ इन्फ्लुएंस है, और कोई शक नहीं है, क्योंकि चीन का $400 बिलियन का तो डील ही है ईरान के साथ तेल उठाने का, तो है, इसमें कोई शक। इसी के लिए तो अमेरिका लड़ रहा है, इस
विचारधारा से, जिसको हम हेजिमेनिक बोलते हैं, कि पूरे अमेरिका ने पूरे विश्व भर में अपना बोलबाला, ये अमूमन होता है जो हम लोग कई बार गाँव में बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अमेरिका के पास आज लाठी है और वो सोचता है कि वो करेगा। दूसरे देशों के उसकी नज़र है कि कौन उसको टक्कर देने की काबिलियत रखता है। आज नहीं, आज से 50 साल के बाद तक कौन टक्कर देगा, कौन नज़दीक आ सकता है, उसको वो बनने नहीं देगा। और उस लेवल पे जाने के लिए मुझे नहीं लगता है कोई भी आज की तारीख में ऐसे देश हैं जो टक्कर दे सकते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मतलब मैं कहने के लिए तो मुझे ट्रम्प से कोई लेना देना नहीं है ना, मुझे कोई अमेरिका से लेना नहीं, मैं तो अपने भारत में खुश हूँ, जी रहा हूँ, मस्त हूँ। लेकिन जब हम रियलिटी चेक करते हैं, देन वी नो कि भाई ये देश कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में कहाँ है। चीन कहाँ है, रूस कहाँ है, भारत कहाँ है, यूरोपियन यूनियन कहाँ है। हम सब करते जानते हैं कि कौन कौन किधर है, और हम हर कोई जानता है हमारी हद कहाँ तक, कहाँ पर है। पर लेकिन जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि सबको साथ में ले चले, इस तरह की दुश्मनी ना पैदा करे। अगर दुश्मनी अमेरिका पैदा करेगा तो फिर पूरे विश्व में उन्हीं को परेशानी होगी। नहीं, लेकिन ट्रम्प तो भी कह रहे हैं कि उन्होंने वेनेजुएला पे ऑलरेडी एक तरह से कब्जा कर लिया, ईरान पे करने की तैयारी में है। क्यूबा पर उनसे पूछा गया, क्यूबा और उसके बाद ग्रीनलैंड तो उनके मंसूबों में है ही, और उसके बाद कनाडा को भी 51st स्टेट बनाना चाह रहे हैं अपना। अब क्यूबा को भी ले लीजिएगा। यही हम लोग जो बात कर रहे थे मॉन्डो डॉक्ट्रिन और डॉन्डो डॉक्ट्रिन को लेकर के, क्यों लग रहा है अमेरिका को? क्योंकि शुरुआत में जब 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुआ, उस वक्त उनको लग रहा था कि सोवियत यूनियन जो है उसके बैकयार्ड में आ गया है। वेनेजुएला में उसको लग रहा था कि अब रूस और फिर चीन उसके बैकयार्ड में आ गया है। तो कोई भी, रूस क्यों यूक्रेन से सबक सिखा रहा है, क्यों यूक्रेन अमेरिका को बोल रहा है कि मेरे पिछाड़े में ना आना, आप उधर हो, यू कैन नॉट गो ईस्टवर्ड्स ऑफ नेटो। इसीलिए तो लड़ाई हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हो कि भाई हर कोई चाहता है कि मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा बहुत ही हो, मेरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में न आना। बस उतना ही वो कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में टांग अड़ाएंगे तो वो तो मारेगा। अगर आप मधुमक्खी के छत्ते में उंगली देंगे तो मधुमक्खी का तो भिनभिनाएंगी। तो वही हाल अगर हम देखेंगे, नेचुरल है। तो हर कोई, ईच वन must learn to respect the territorial integrity and the sovereignty of the other. लेकिन यूएस को तो पूरी दुनिया में घुसना है ना, उसको मिडिल ईस्ट में ठिकाने बनाने हैं। बांग्लादेश से वो क्या कह रहा था कि सेंट मार्टिन आइलैंड मुझे दे दो, जिससे लड़ाई हुई। और नीचे डियागो गार्सिया, जिसको मैंने सुना था कि यूके छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि तुम क्यों छोड़ रहे हो, है ना, जो बाद में ईरान के शिप पर जो हमला हुआ शायद उस वहीं से गया भी है। तो यूएस भी तो इस फितरत से बाहर नहीं आता है, वो अपने काम से काम नहीं रखता ना। यूएस जो कर रहा है मेरे सोच में, वो चीन को देख रहा है। उसको अब लगने लगा है कि कहीं ना कहीं चीन उसको टक्कर दे रहा है और देगा। और आज अगर $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन चीन की सर आपने बात की, यहीं पर एक सवाल निकलता, फिर मैं आखिर में एक आखिरी सवाल पूछूंगा। एक डाउट ये भी लोगों को हो रहा है कि जो चीन की भी हिस्ट्री रही है कि जब कोरियन वॉर हुआ, चीन ने देखा कि यूएस वहाँ एंगेज है, तो उसने उस वक्त तिब्बत पे कब्जा कर लिया। फिर जब क्यूबा वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ 62 में, जब क्यूबा में रशियन कुछ मिसाइल आ गई थी और यूएस और रशिया के बीच में टेंशन थी, तो चीन ने उस वक्त इंडिया पे अटैक किया था। तो लोगों ने कहा, और अभी हम देख रहे हैं कि ताइवान के आसपास काफ़ी चाइनीज़ जो है नेवल शिप वहाँ पर देखे जा रहे हैं। उन लोग डाउट कर रहे हैं कि क्या इस मौके का फ़ायदा उठाकर ताइवान जो चीन है वो ताइवान में कुछ कर सकता है क्या, और इंडिया को इससे कितना अलर्ट रहने की ज़रूरत है? बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है, चाहे हम शी जिनपिंग और चीन के कितने भी स्टेटमेंट्स आए वन चाइना पॉलिसी को लेकर के, और ये कि वो ताइवान पे इस तरह के हमले करके ताइवान को लेने की कोशिश करेगा। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक जैसे खाते हैं। और दूसरे महायुद्ध के बाद ताइवान जो है, क्योंकि वहाँ के जो कम्युनिस्ट रजीम था जिसके बरखिलाफ माओ से तुम पीपल लिबरेशन आर्मी, ये इधर आ गए, और जापान ने जो सरेंडर किया और बाकी जो है वो उनको दिया। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से शादियां भी होती हैं ताइवान के लड़के और चीन की मेनलैंड की लड़कियां, क्योंकि ताइवान एक वक्त में और आज की तारीख में भी तकरीबन 30 से 40 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम है ताइवान का। ताइवान तो बहुत रईस देश है, और आज की तारीख में चीन जो है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार डॉलर
पर कैपिटा इनकम आ रहा है, तो अभी आ रहा है। तो तब जब ताइवान के साथ वो लड़कियां, तकरीबन 5-6 हज़ार लड़कियां चीन की यहाँ पे आके शादी करती थी और दो एक जैसी हैं, तो और सेमीकंडक्टर जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो तो विश्व का हब है ताइवान। तो इस तरह की कार्रवाई चीन नहीं करेगा, चीन इंतज़ार करेगा और सोचेगा कि अपने आप ही विलय हो जाए तो ठीक है। वो विलय शायद पश्चिमी देश होने नहीं देंगे, हाँ, इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। अब के हालात में आपको लाइकली सिनेरियो क्या दिख रहा है यूएस इजराइल और इस ईरान वॉर का? क्या हो सकता है, किस पॉइंट पे वॉर खत्म हो सकती है? अभी पहले तो हो सकती है, तो कब तक हो सकती है? आप कैसे विजुलाइज कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन का क्लोजर? देखिए, मेरे को लगता है कि तकरीबन हफ्ता 10 दिन में बात तकरीबन क्लियर होने लगेगी, क्योंकि कितना भी कहे, एक ईरान पुरानी सभ्यता होने के नाते उसको एक ऑनरेबल एग्जिट देना बहुत ज़रूरी है। और ऑनरेबल एग्जिट, क्योंकि किसी के भी अगर आप अस्तित्व पे पाँव रखेंगे तो वो तो फिर। सॉरी सर, मैं यहाँ बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन ईरान की तरफ से जो बात की गई, जब उनसे पूछा गया कि आप ये ऑनरेबल एग्जिट की बात है, तो उन्होंने कहा हमारी 4 शर्तें हैं। एक तो यूएस हमें $500 बिलियन का कंपनसेशन दे, दूसरा हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पर इंस्टॉल भी करेंगे, और फिर जितने ये इनके यूएस के बेसिस हैं वो यहाँ से चले जाएं। तो ये इस तरह की शर्तें उसने रखी हैं। ये शर्तें तो रखना ठीक है, मतलब कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उनकी अपनी शर्तें हैं। पर उन शर्तों को के ऊपर खड़ा रहना और यकीन करने के लिए दम होना चाहिए। अगर वो दम धीरे धीरे कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर वो, उसके लिए मैं कहता हूँ ऑनरेबल एग्जिट, यानी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, इज्जत भी रहे, और एक पुरानी सभ्यता की जो उसको लगता है कि उसके लीडरशिप के ऊपर आंच ना आए, और जो खाड़ी के देश हैं वो उसके बरखिलाफ ना हो। तो ये सब नेगोशिएबल है। सबसे पहले है कि सीज फायर, सबसे बड़ी बात है कि जो लड़ाई है ये थमनी चाहिए, और ये थमेगी तब जब अमेरिका को लगेगा कि अब ट्रम्प तो बार बार बोलते कि मुझे टारगेट बताओ, मुझे तो टारगेट बताओ, मेरे पास तो टारगेट ही नहीं है। 10,000 टारगेट्स आपने ईरान के ऊपर, 10,000, कोई छोटे मोटे नहीं, 10,000 टारगेट्स विथ प्रिसीजन दिस थिंग। और कितने लोग मरे हैं ईरान के अंदर? ईरान खुद बोल रहा है 1800, कभी 1400, इतने ही मरे ना। 10,000, हर एक प्रिसीजन बॉम्ब में कम से कम 250 किलो एक्सप्लोजन होगा। कहाँ गया? मतलब बर्बादी हो रही है ना। ये तो अमेरिका 7,500 टारगेट इजराइल एंगेज कर रहे हैं। बताइए उस देश का क्या रहा, मतलब उस देश का क्या रहा? अगर ऐसे ही चलता रहा, इनके भी लाले पड़ेंगे। ये नहीं कि हर एक, जैसे हमने कहा, मिलियंस ऑफ डॉलर का एक एक आता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन इतना करने के बाद गाजा पट्टी को देखो, पूरा खत्म। लेबनान देखो, अभी सदर्न लेबनान तो खत्म, बेरूट भी खत्म, वैसे तेहरान खत्म। मतलब ये देश उभरेंगे, 100 साल लगेंगे इनको उभरने में, आसान नहीं है। तो बट वी हैव टू बी कंसिडरेट, वी हैव टू बी कंसिडरेट, और एक देश की सभ्यता, उसके सोच विचार को आँच नहीं आनी चाहिए, वो हमेशा। क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात कर रहे थे कि ईरान में जो लोग हैं उनके मनोबल तो ऊंचा हो रहा है, आप वहाँ ठेस नहीं पहुँचा सकते। तो उनके मनोबल के मद्देनज़र रखते हुए, उनकी विचारधाराओं को मद्देनज़र, आप पसंद करें ना करें बात अलग है, पर उनकी इज्जत वो बहुत 9 करोड़ लोग हैं। ईरानियन की इज्जत, ईरानियन की सभ्यता और वहाँ के जो लोग हैं उनका आदर करते हुए, मुझे लगता है दे हैव टू बी गिवन एन ऑनरेबल एग्जिट, जिसमें ये कहना जो आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वो हमारा पूरा पैसा दिया जाए, हमारे को ये किया जाए, हम करेंगे। पर ईरान ने भी ये बार बार कहना कि हम यहूदियों को नक्शे से हटा देंगे, वो भी गलत है। ये उन्होंने भी इस तरह की भाषा, ईरान ने भी इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि हम हटा देंगे। अगर आप हटाने की बात कर रहे हैं तो फिर वो कैसे लड़ाई खत्म होगी? सही बात है। दोनों ने कम से कम आज की तारीख पे यहूदी हैं, इजराइल है, उसका एग्जिस्टेंस है, यूएन ने रिकग्नाइज किया है, खाड़ी के देशों ने रिकग्नाइज किया है, इजिप्ट ने रिकग्नाइज किया जो उसका पड़ोसी है, सब कुछ है। तो आप अगर इस तरह के स्टैंड लेकर के खड़े हैं और इस तरह का स्टेटमेंट, और आपका पूरा देश उसके ऊपर ही काम कर रहा है, मिसाइल बनाओ, ड्रोन बनाओ, इसको मारो, इसको, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। बट ईरान
हमारा अच्छा दोस्त है, ईरान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो मेरा ये मानना है ये अगले 10-1 दिन में पता चल जाएगा और ईरान को एक पुरानी सभ्यता और एक अच्छे मतलब सोच, जो चेंज ऑफ रिजीम की जो वो बार बार बात करते हैं, वो बहुत कठिन दिखता है। चेंज ऑफ रिजीम बहुत मुश्किल है। आदमी बदली हो सकते हैं, हाँ। और सोच हाँ। बदली होना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं और आप और सब पूरे विश्व में एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। जब बातचीत होगी, जो भारत बार बार कहता है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का जब शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान भी मान जाएगा, क्योंकि ईरान के पास तो कुछ रहे बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने कॉम्प्लेक्स इश्यू पर इतने डिटेल में और इतनी बारीकी से हमें चीज़ें समझाई, ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं किसी एक मास्टर क्लास से निकल कर आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आपने जैसा कहा कि हर कंट्री को दूसरे की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, हमें हर उस थॉट को एंटरटेन करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि जो भी लोग हमसे अलग सोच रखते हैं, अलग मज़हब रखते हैं, उन्हें भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का पूरा हक है। ये बात जितनी इजराइल को समझने की ज़रूरत है, उतनी ही ईरान को भी समझने की ज़रूरत है। समझेंगे तो दुनिया में शांति आएगी, नहीं समझेंगे तो इसी तरह से लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी हालात सामान्य हो। इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।